अब हम बजट का एक और प्रकार देखें, यानी कि संतुलित बजट और असंतुलित बजट के बारे में जानें। वास्तव में हमने देखा कि बजट जो होता है वो आय और व्यय के स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि जो आय है हमारे पास वो कितनी है, कितनी आय हमको प्राप्त होगी और कितना हम उसमें से खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ पर, किन किन मदों पर खर्च करेंगे। अगर जितनी हमारी आय है लगभग उतना ही हम व्यय का अनुमान लगाते हैं, व्यय का हम बजट बनाते हैं या उतना ही व्यय होता है, तो हम ये मानते हैं कि वो संतुलित बजट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आय जो है वो कम पड़ जाती है लेकिन व्यय जो होते हैं वो बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में असंतुलित बजट की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो संतुलित और असंतुलित बजट जो होता है उसमें जो असंतुलित बजट होता है उसको यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब राजस्व से ज़्यादा खर्च हो जाता है, यानी सरकार का जो आय प्राप्ति का जो स्रोत है सबसे मिलाकर जितनी आय प्राप्त होती है उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जब राजस्व से अधिक खर्च होता है तो उस बजट को हम कहते हैं घाटे का बजट। और बात अगर हम घाटे के बजट की करें तो इस कंडीशन में सरकार जो है वो अपनी जो पूर्ति, क्योंकि भाई बजट तो बनाया गया है, व्यय तो सभी मदों पर करना है, तो कैसे पूर्ति की जाए, तो इसके लिए सरकार को लेना पड़ता है ऋण, या फिर जो एकत्रित कोष है, सरकार जो अपने एकत्रित कोष धन को जो एकत्रित करके रखती है कि कभी इमरजेंसी में उसको काम में लाया जा सके, उस कोष में से फिर धनराशि को निकालकर बजट में जो भी व्यय हमने पहले से लिख रखे हैं उन सबको करना होता है। तो घाटे के बजट के बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ा है। फिलहाल हम यहाँ ये जान लें कि ये जो घाटे का बजट होता है इससे दायित्व में वृद्धि होती है। सरकार का जो दायित्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एक तो आय कम हो रही है, दूसरा व्यय ज़्यादा हो रहा है, तीसरा ऋण भी लेना पड़ रहा है, या ज़रूरत पड़ने पर जो कोष है, संचित कोष है, वो भी खाली करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति, एक आर्थिक रूप से दबाव की स्थिति बन जाती है। और साथ में एक बिंदु ये भी देखिए तो आरक्षित धन जो होता है, जो हम कभी संचय करके रखते हैं, जो कभी इमरजेंसी में काम आए, तो वो संचित कोष भी हमको खाली करना पड़ता है। तो हालांकि हमने पहले देखा कि घाटे का बजट जो होता है वो जनता के लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि सरकार बहुत अधिक व्यय करती है जन कल्याण पर, लेकिन एक तरीके से, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह हानिकारक भी होता है। दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं जब राजस्व से कम खर्च होता है, तो इस तरह का जो बजट होता है उसे हम कहते हैं बचत का बजट। अब जो धनराशि बच गई, यानी कि आय जो है वो ज़्यादा हो गई और उतनी आय को हम व्यय नहीं कर पाए, तो ये जो बचत का बजट होता है इसके बारे में अगर हम जानें तो वास्तव में यहाँ पर जो धनराशि बच जाती है उसका प्रयोग या तो हम सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने में कर लेते हैं, और या तो हम उसका प्रयोग अपनी जो आरक्षित निधि है हमारे पास पहले से उसको और अधिक बढ़ा देते हैं, यानी कि उसमें हम जमा कर देते हैं, ताकि भविष्य में कभी इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो, जैसे घाटे के बजट की परिस्थिति आ जाए, तो वो जो फंड है, वो जो एकत्रित कोष है, उससे उसको हम पूरा कर सकें। तो ये तो बात की हमने संतुलित और असंतुलित बजट की। एक बात अगर हम बचत के बजट के बारे में देखें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो अधिक लाभ प्राप्त कर लेती है, लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से हम यहाँ पे देखें तो ये बचत का जो बजट है ये एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जब अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मांग को कम किया जाता है, यानी कि इसमें मूल्य स्तर जो होता है वो लगातार घटता जाता है, गिरता जाता है। पिछले अध्यायों में भी हमने बचत के बजट के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। घाटे का बजट हमने देखा था कि कब बनाया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है, किसको लाभ होता है, जनता को या फिर सरकार को। तो यहाँ पर अगर हम बचत के बजट की बात करें तो थोड़ा सा इसके विपरीत स्थिति हमको देखने को मिलती है। इसमें हम देखते हैं कि जो मांग होती है उसको ये कम करता है और मूल्य स्तर में कमी लाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये बचत का जो बजट है ये उस समय काम आता है जबकि मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई होती है। मुद्रास्फीति के बारे में पिछले अध्यायों में हमने काफ़ी कुछ बहुत विस्तार से जाना है।
इसके विपरीत अगर हम घाटे के बजट की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई मांग को और बढ़ाता है। घाटे का बजट है, सरकार बहुत ज़्यादा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है, लोगों के हाथ में जो उनकी वास्तविक आय है या उनकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएँ चला रही है, वह कर रही है, यानी जनता की जो आय है वो बढ़ रही है, उनको बहुत खर्च करना नहीं पड़ रहा है। तो ये जो बचत के बजट वाली स्थिति होती है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जो कि बाजार में मांग को बढ़ा देती है। और अगर मांग को बढ़ाती है तो अगर हम इसको आय और रोजगार से जोड़ कर देखें मांग को, तो हमको ये भी देखने को मिलता है कि फिर ये ऐसी कंडीशन को उत्पन्न करता है जब वस्तु की मांग बढ़ने के कारण लोगों को रोजगार ज़्यादा प्राप्त होने लगता है। वस्तु की मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादक उत्पादन को बढ़ाएगा, मांग को पूरा करने के लिए, पूर्ति को बढ़ाने के लिए उत्पादन को वो बढ़ाएगा, और अगर उत्पादन बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। इसका एक पहलू हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि लोगों के वास्तविक आय में भी वृद्धि होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मंदी और बेरोजगारी की जो स्थिति होती है उसको दूर करने के लिए जो बचत का जो बजट होता है ये काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर बचत का बजट है तो ये बचत का जो बजट है ये मुद्रास्फीति का समाधान करेगा, और घाटे का जो बजट है ये मंदी और बेरोजगारी की स्थिति को दूर करेगा। पिछले अध्यायों में हमने मुद्रास्फीति, अपस्फीति के जो कारण है, क्या इनके उपाय हैं, कैसे इनको दूर किया जा सकता है, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति और अपस्फीति, वहाँ हम अत्यधिक मांग और अभावी मांग से इसको कोरिलेट किए थे। यहाँ हम देखते हैं कि बचत का बजट और घाटे का बजट किस कंडीशन में कौन सी स्थिति लाभप्रद होती है। अब अगर हम बात करें भारत में बजट के प्रकार की, हालांकि बजट के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम भारत में बजट के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर होता है सबसे पहले आम बजट, जिसे हम कहते हैं कॉमन बजट। दूसरा यहाँ पर आता है निष्पादन बजट, यानी कि परफॉर्मेंस बजट। तीसरा भारत में होता है जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट जिसको हम कहते हैं। चौथा आउटकम बजट, और पांचवा जेंडर बजट। बजट के इन सब प्रकारों को आइए थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करें। सबसे पहले भारत में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो है आम बजट। नॉर्मल, हमने अभी तक बजट की जो मीनिंग समझी, बजट का जो अर्थ समझा, वही है आम बजट। सामान्य जो आय होती है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है उसको देखना, कहाँ कहाँ पर सरकार उसको व्यय करेगी, इसका एक लेखा जोखा तैयार करना, एक विवरण, एक वित्तीय विवरण तैयार करना इसके अंतर्गत आता है। देखा जाए तो आम बजट का एक मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि किस प्रकार से आय और व्यय को नियंत्रित रखा जाए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नियंत्रित इसलिए रखा जाए ताकि विकास के जो कार्य हैं उनको गति मिल सके। कुल मिलाकर ये कहना कि व्यय जहाँ पर जरूरी हो वहीं पर किया जाए, ताकि विकास के जो कार्य चल रहे हैं, चालू हैं, वो सुचारू रूप से चल सके, वो पूर्ण हो सके। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर निष्पादन बजट की। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, निष्पादन, जो विकास योजनाएं, जो कार्य, ये जो कार्यक्रम हमने इस अध्याय के प्रारंभिक वीडियोस में देखे थे कि किस प्रकार सरकार समय समय पर जनता के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती हैं। तो इन योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन हो सके, सही तरीके से इनका निष्पादन हो सके, इसलिए बनाया जाता है निष्पादन बजट, यानी किसी कार्य का निष्पादन करने के लिए, सुचारू रूप से उसको संपन्न करने के लिए बनाया जाने वाला बजट। इसके बारे में हम एक दो बिंदु और देखें तो इस बजट को उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है, यानी कि जो कार्य प्रारंभ किया गया था वो पूर्ण हो सके इसके लिए बजट, या हमने कुछ कार्य किया, ये हमारी उपलब्धि है, सरकार की ये उपलब्धि है, तो उपलब्धि बजट भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो कार्य होता है उसके परिणामों पर आधारित होता है। हमने उस कार्य को पूरा करने के लिए बजट बनाया, निष्पादन करने के लिए बजट बनाया,
किस हद तक वो पूरा हो सका, किस हद तक हम उसको निष्पादित कर सके, इस पर आधारित होता है। अब अगला हम प्रकार देखते हैं भारत में जो बजट बनाए जाते हैं उनमें से जीरो बेस बजट। क्या है जीरो बेस बजट? यहाँ पर हम देखते हैं कि आय कम होने और व्यय अधिक होने की स्थिति में इस बजट को बनाया जाता है। जहाँ पर हमको लगता है कि आय बहुत कम है, ना के बराबर है, या फिर आय और व्यय का जो संतुलन है वो बहुत ज़्यादा, बहुत अप एंड डाउन है, तो उस कंडीशन में यहाँ हम जीरो बेस बजट बनाते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि इसमें व्ययों पर कटौती करके घाटे जो हो रहे हैं लगातार, क्योंकि भाई आय कम है व्यय ज़्यादा है, तो निश्चित सी बात है कि घाटे वाली स्थिति है। तो व्ययों पर नियंत्रण करके हम ये देखते हैं कि अनावश्यक व्यय अगर कहीं पर हो रहे हैं तो उसको रोक दिया जाए, उसको नियंत्रित कर दिया जाए, और कैसे भी करके जो घाटा हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके, नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अगली हम बात करते हैं आउटकम बजट की। ये जो बजट है आउटकम बजट, इस बजट के अंतर्गत हम किसी मंत्रालय या विभाग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और उनको जो राशि उनके क्रियाकलाप के लिए, उनके जो वे कार्य कर रहे हैं उसके कार्यान्वयन के लिए जो राशि उनको प्रदान की जाती है, हम कहें कि आवंटित की जाती है, उसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि इस राशि का प्रयोग भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण या मूल्यांकन के लिए किस प्रकार किया जाना है। तो ये आउटकम बजट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम इसका पॉइंट देखते हैं जेंडर बजट। ये जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये भारत सरकार के द्वारा जब लिंग आधारित कोई समस्या सरकार की नज़र में आती है तो उस कंडीशन पर जेंडर आधारित बजट को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस बजट के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण है, महिला अधिकार है, उनको एक गति प्रदान करने के लिए, उनको जो बल प्रदान करने के लिए महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको गति प्रदान करने के लिए इस तरह का बजट बनाया जाता है। तो बजट के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। अब हम देखते हैं प्रक्रियाबद्ध रूप में कैसे ये बजट बनता है, लेकिन उसके पहले हम जान लें कि कौन कौन से दस्तावेज होते हैं जो कि बजट के लिए अनिवार्य होते हैं। तो इन दस्तावेजों को हम बिंदुवार देखें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है वित्त मंत्री का भाषण, उसके बाद इसमें आता है वित्तीय वार्षिक कथन। हमने देखा कि एक निर्धारित वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि हम वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं और उसी के लिए हम बजट निर्माण करते हैं। तो वित्तीय वर्ष का जो कथन है वो प्रस्तुत किया जाता है। बजट का सार संक्षेप में बताया जाता है बजट को। देन फोर्थ जो कंडीशन होती है वो है वित्त विधेयक। इनके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। वित्त विधेयक के बाद आता है दस्तावेज बजट की प्राप्तियां, कहाँ कहाँ से वो प्राप्त होगा, आय के स्रोत कहाँ कहाँ से होंगे। फिर बजट के व्यय, कहाँ कहाँ पर इन प्राप्तियों को व्यय किया जाएगा, इससे संबंधित दस्तावेज। और फिर अनुदान की मांग, कहाँ कहाँ पर जो बजट के अंतर्गत जो आय व्यय का ब्यौरा बनाया गया है उनकी स्वीकृति कहाँ कहाँ पर हुई, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो अब हम बात करें कि वास्तव में भारत में बजट बनाने का आरंभ कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं भारत में बजट निर्माण किस प्रकार किया जाता है, कैसे आरंभ होता है, कौन कौन से समय होते हैं, कौन कौन सी तिथियां होती हैं। तो पहला इसके बारे में पहली जानकारी हम ये देखें कि भारत में जो बजट निर्माण की प्रक्रिया है वो लगभग अगस्त सितंबर से चालू होती है, और फिर ये जो वित्त विभाग के अधीन जो बजट डिवीज़न है उसमें लगभग अगस्त के अंत तक या फिर सितंबर के प्रारंभ तक ये जो प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली जाती है, और यहाँ से सर्कुलर बजट निर्माण के लिए सर्कुलर जो है वो अन्य विभागों को जारी कर दिया जाता है। तीसरा क्रम इसमें आता है कि ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर के माध्यम से भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं अलग अलग विभागों के, उनको बजट निर्माण से संबंधी जानकारी जो है वो दे दी जाती है, और उनसे फिर उनके जो आय व्यय के स्रोत हैं और उनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनके आधार पर जो वो अलग अलग मंत्रालय है भारत सरकार से उनके आय और व्यय के स्रोतों की मांग की जाती है।
और जब ये पत्र प्राप्त हो जाते हैं, ये जो सूचनाएं मांगी गई हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर उन सूचनाओं के आधार पर फिर उनको एनालिसिस करके बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो अब आइए देखिए कि बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है। बजट निर्माण की प्रक्रिया पर हम एक नज़र डालें तो अभी तक हमने जितना समझा बजट के बारे में, हमने देखा कि वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि इस कार्य का संपादन बहुत सावधानी से, बहुत एक सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद ही किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम इसकी प्रक्रिया या इसके प्रोसेस की बात करें तो आइए बिंदुवार देखें कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत ये चलता है और बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है अनुमानों का विवरण, यानी कि आय और व्यय का एक अनुमानित विवरण तैयार कर लेना, ये इसका पहला चरण होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है, ये हमने देखा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होती है। तो इस अवधि के मध्य किए जाने वाले आय और व्यय का एक अनुमानित विवरण तैयार कर लेना, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 अप्रैल से ही ये आय और व्यय का जो लेखा जोखा है, ये प्रत्येक जो विभाग होते हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जितने भी विभाग होते हैं, उनमें इसी अवधि के आधार पर लेखा जोखा किया जाता है। और इसके अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं, उन सभी विभागों को अपने जो प्रशासकीय कार्यालय होते हैं, उनको जो भी विवरण मांगे गए होते हैं वो भेजने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से किस किस तरह के विवरण की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पर आता है विनियोग का शीर्षक या फिर उपशीर्षक, कहाँ कहाँ पर विनियोग किए गए। दूसरी बात, दूसरा जो दस्तावेज मंगाया जाता है वो आता है गत वित्तीय वर्ष की वास्तविक आय। जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग मंत्रालय के विभाग जो है, कहाँ गत वर्ष में उनको कहाँ कहाँ से क्या उनके स्रोत रहे हैं वास्तविक आय के, इसका एक ब्यौरा भेजना होता है। तीसरा आता है इसके अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष की संशोधित आय का विवरण। गत वर्ष के बाद वर्तमान वर्ष की भी जो आय होती है, जो संशोधित आय होती है, उसका विवरण भेजना होता है। साथ ही इनको भेजना पड़ता है वर्तमान वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय, यानी एक अनुमान के तौर पर लगभग कहाँ कहाँ से उनको कितनी आय प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद उसी वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय का ब्यौरा भी भेजना पड़ता है, यानी लगभग कहाँ कहाँ पर किन किन क्षेत्रों पर व्यय किए जाएंगे, उसका एक अनुमान। साथ में इनको चाहिए वर्तमान वित्तीय वर्ष का अनुमानित व्यय। हमने गत वर्ष की बात की, चालू वर्ष की बात की, अब वर्तमान वित्तीय वर्ष जो है उसका अनुमानित व्यय कितना होगा, इसका एक अनुमानित ब्यौरा भेजना होता है। और साथ में अन्य बहुत सारे विवरण, जैसे हमने अकाउंटेंसी में देखा कि बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, उसके बाद फिर स्थिति विवरण होता है, बहुत सारे कैश और एंड फंड स्टेटमेंट होते हैं। तो जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह के स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, वो सारे स्टेटमेंट अलग अलग विभागों से मंगाए जाते हैं। अगले इसके हम प्रोसेस की बात करें तो इस पूरे विवरण को जो प्रत्येक जो वित्त मंत्रालय के विभाग होते हैं, उनको एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत महालेखाकार के कार्यालय में जमा करना होता है। और इन सभी विवरणों को प्राप्त कर लेने के बाद महालेखाकार कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं, वो इन सभी विवरणों का एक सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर जो है बहुत गहराई से इसका परीक्षण करके फिर ये वित्तीय विवरण फाइनलाइज किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले स्टेप में अनुमानों का विभागीय परीक्षण किया जाता है। अलग अलग विभाग से ये जो अनुमानित आय, व्यय, गत वर्ष, चालू वर्ष, इस तरह के जो बहुत सारे विवरण आए हैं, इनका एक विभागीय परीक्षण किया जाता है। तो क्या किया जाता है विभागीय परीक्षण के अंतर्गत कि इन विवरणों को प्राप्त कर लेने के बाद इनकी प्रशासकीय जांच की जाती है। इनसे संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको ये सारे विवरण जो है वो भेज दिए जाते हैं और प्रशासकीय जांच की जाती है। और उसके बाद जब प्रशासकीय विभाग इनके अनुमान को, आय और व्यय के अनुमान को पूरी तरीके से चेक कर लेता है, जांच लेता है, तो ये सारे जो अनुमान हैं उनको ये
केंद्रीय कार्यालय को भेज देता है। अगला जो स्टेप होता है विभागीय जांच के बाद वो केंद्रीय कार्यालय के पास चला जाता है और केंद्रीय कार्यालय जो होता है इसकी पूरी जांच फिर से करता है। कई बार ज़रूरत पड़ने पर इन अनुमानों का संशोधन करता है, यानी कि कुछ आय व्यय अगर लगता है कि कुछ इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो परिवर्तन करता है या संशोधन करता है और उसके बाद ये सारे जो विवरण फाइनल हो जाते हैं उनको जो केंद्रीय कार्यालय है वो सचिवालय में भेज देता है। सचिवालय में जब ये प्रपत्र चले जाते हैं तो वहाँ पर आवश्यकता अनुसार इसमें जो भी संशोधन है, फिर से संशोधन की गुंजाइश अगर है तो वो कर दिया जाता है और फिर फाइनली लगभग नवंबर महीने के अंत तक ये पूरे के पूरे जो प्रपत्र होते हैं सभी विभागों के वो वित्त मंत्रालय को भेज दिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद वित्त मंत्रालय के द्वारा इन जो प्रपत्र जो भेजे गए प्राप्त किए गए उनका परीक्षण किया जाता है। वित्त मंत्रालय भी बहुत जिम्मेदारी के साथ इन सभी विभागों के ये जो वित्तीय प्रपत्र होते हैं इनकी जांच करता है, एक नए सिरे से इन पर विचार करता है और ये भी देखता है कि ये जो दिए गए विभागों के जो आय व्यय के अनुमान है इसमें कहीं किसी प्रकार की कटौती की ज़रूरत है क्या, कोई अनावश्यक व्यय इस टाइप से कुछ अगर जुड़ा हुआ है तो एक विचार करता है और फिर कटौती के लिए एक प्रस्ताव रखता है। एक बात यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि अपने आप से वो कटौती नहीं करता, अगर उसको कहीं ना कहीं कटौती की ज़रूरत महसूस होती है तो संबंधित विभाग के जो मंत्रालय हैं, जो कार्यालय है, उनसे वो बातचीत कर लेने के बाद ही इस तरह की कटौती करने का अधिकार रखता है। वित्त मंत्रालय के सभी विभाग जो है वो अनुमानता, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर हम देखें तो बजट में दो अलग अलग इसके भाग होते हैं, एक आय के लिए और दूसरा जो है होता है व्यय पक्ष के लिए होता है। ये अवधि की अगर हम इसमें बात करें तो पूरा का पूरा ये जो बजट है ये लगभग दिसंबर के अंत तक तैयार कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि अभी ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रपत्र है ये वित्त मंत्रालय से फाइनल हो चुका है। अगला जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है मंत्रिमंडल। अब ये जो पत्र हैं ये जाते हैं मंत्रिमंडल के पास, मंत्रिमंडल से स्वीकृति के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वित्त मंत्रालय और देश का प्रधानमंत्री ये आपस में बजट के प्रारूप के तैयार हो जाने के बाद एक बैठक करते हैं, लेकिन इस बैठक में अन्य जो मंत्रिमंडल होते हैं उनके सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर ये सभी मिलकर बजट का अवलोकन करते हैं। वित्त और राजस्व संबंधी, आय व्यय संबंधी जो भी इसमें नीतियाँ बनाई जाती हैं, जिन नीतियों के अंतर्गत ये बजट तैयार किया जाता है, जिन सिद्धांतों के अंतर्गत ये बजट तैयार किया जाता है, उस पूरे के पूरे बजट पर एक चर्चा की जाती है, एक अवलोकन इसका किया जाता है और उसके बाद फिर इस प्रकार का जो बजट होता है वो संपूर्ण मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद फिर ये प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बजट की प्रक्रिया में जो अगला चरण आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण चरण है, वो होता है संसदीय प्रक्रिया। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राजस्व की जो राशि है, सरकारी कोष जो है, खजाना जो है, उसको कोई भी अपने स्वयं मतलब व्यक्तिगत जो निर्णय होते हैं, व्यक्तिगत कोई नीतियाँ बनाकर उनको वो नहीं कर सकता है। और यही कारण है, यही आधार है जिन पर ये जो बजट है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संसद में जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं तो इसके अपने कई सोपान होते हैं। ऐसे नहीं कि संसद में बजट प्रस्तुत कर दिया गया, ये यहाँ पर भी कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले संसद में बजट जो होता है, हम ये जान लें कि ये जो है ये अप्रैल के पूर्व एक तो प्रस्तुत कर दिया जाता है पहले ही, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि संसद द्वारा बजट पर विचार करने वाला जो समय होता है उसे हम बजट अधिवेशन कहते हैं, बजट सत्र। आप न्यूज़ में सुनते होंगे
कई बार बताता है, वो जो बजट का जो समय रहता है उसके आसपास बताता है कि बजट अधिवेशन या बजट सत्र संसद में चल रहा है। तो इसे हम कहते हैं बजट सत्र या बजट अधिवेशन। एक महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर समय को दृष्टिगत रखते हुए कि फरवरी का जो माह होता है, फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ये जो बजट होता है उसको राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री को उस समय ही प्राधिकृत करता है। और अगली प्रक्रिया में जो बजट ये पूरा निर्माण कंप्लीट यहाँ पर कर लिया गया है उसको फिर संसद में प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। लेकिन इसका भी अपना कुछ प्रोसेस होता है, संसद में प्रस्तुत करने का भी प्रोसेस होता है, उस पर हम एक नज़र डालें तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य वाद विवाद होता है। यानी ये एक्चुअली ये जो वाद विवाद होता है ये बहुत लंबा समय न लेकर एक सामान्य वाद विवाद की तरह होता है। सामान्यतः जिन नीतियों को, जिन सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए बजट का निर्माण किया गया है उस पर जो है वो चर्चा की जाती है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि ये जो निर्धारित बजट होता है इसके मूल सिद्धांत और नीतियों के संबंध में अगर कोई जनमत हो, कोई आरोप हो तो वो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अवधि के आधार पर देखें तो लगभग 2 से 3 दिन की अवधि इसके लिए दी जाती है। दूसरा जो चरण आता है संसद में बजट प्रस्तुतिकरण का वो होता है मतदान की प्रक्रिया। सामान्य जो हमने देखा कि वाद विवाद हो जाता है उसके बाद उसका समय जो होता है वो समाप्त होने के बाद मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और फिर मतदान की इस पूरी प्रक्रिया में विचार किया जाता है और संसद के जो सदस्य होते हैं उनको विचार के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि मतदान अब प्रारंभ करने का अगर सही समय आ गया है तो मतदान का जो कार्य होता है वो प्रारंभ कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मतदान की पूरी प्रक्रिया में जो मांगे स्वीकृत कर ली जाती हैं, हमने देखा कि बहुत सारी मांगे होती हैं, सब पर चर्चा की जाती है, तो जो मांगे स्वीकृत कर ली जाती है उन्हें हम अनुदान कहते हैं और जिन मांगों को में कटौती की जाती है उन्हें हम कटौती प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और संसद में मतदान की इस पूरी प्रक्रिया के बाद अगला जो क्रम आता है वो है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पर एक नज़र डालें तो यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद द्वारा जो स्वीकृत होने के बाद ही अन्य विभाग जो होते हैं वो इनको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये विनियोग विधेयक स्वीकृत हो जाने के बाद ही इनको फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। तो अगला जो स्टेप होता है वो होता है इन विधेयकों को राज्यसभा में भेजना। हालांकि बात करें अगर राज्यसभा की तो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार इस संबंध में उसे प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस पर वो अपने कुछ विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकता है। अस्वीकार करने की अगर बात करें विधेयकों को तो इतना महत्वपूर्ण जो कार्य है वो राज्यसभा को प्राप्त नहीं होता है। उनके समक्ष जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उनकी अधिकतम जो अवधि होती है वो 14 दिन की होती है और उस अवधि के समाप्त होने पर स्वतः ही जो वो विधेयक होते हैं वो स्वीकृत मान लिए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण इसका चरण होता है वो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का। यहाँ अगर बात करें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की तो विनियोग और वित्त विधेयक प्राप्त होने के बाद एक स्वीकृति के तौर पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं और इस कंडीशन में बजट की पूरी प्रक्रिया संसद से होकर गुजरने का जो क्रम है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला जो इसका क्रम आता है वो होता है पूरक अनुदान। हमने पूरक बजट भी पढ़ा जिसमें हमने देखा था कि कई बार ऐसा होता है कि जो भी व्यय आय जो निर्धारित किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट किसी विभाग के लिए वो कई बार कम पड़ जाते हैं किसी अनिश्चितता के कारण या किसी अन्य किसी कारण से, तो वहाँ पर पूरक बजट लाया जाता है। तो लगभग ये वही स्थिति है जब किन्हीं विशेष मुद्दों पर किन्हीं विशेष क्षेत्रों पर कुछ अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर स्थिति आती है पूरक अनुदान की।